हाय फ्रेंड्स। सभी इंडस्ट्री में देखोगे कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और टेक्नीशियन को हीरो के नज़र से देखा जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ी हो बस उन्हीं को बुलाया जाता है और वो एक्सपर्ट इंजीनियर आया और दो तीन जगह पे जस्ट वोल्टेज देखा और मिनटों में पता लगा लिया बीमारी क्या है और कहाँ है। जानते हो ये सब लोगों को ये सुपर पावर मिलता कैसे है? इन्हें एक्चुअली ड्राइंग का अच्छा समझ होता है। अब ड्राइंग समझना मतलब जस्ट यही नहीं यहाँ पे फ्यूज है, यहाँ पे कंडक्टर है, ऐसे करने से टोटल ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और ड्राइंग पढ़ने के लिए चार एलिमेंट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट है फेरुलिंग, सेकेंडली ग्रिड लोकेशन। इस ड्राइंग में ग्रिड लोकेशन होता है, इसका अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगा तो ड्राइंग पढ़ना उतना आसान नहीं होगा। जो यहाँ पे देखो 1D लिखा हुआ है ना, इसका एक मीनिंग है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनओएनसी कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में सही बैठ गया ना तो ड्राइंग पढ़ना तुम्हारा बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ आउट मैकेनिज्म। बस ये चार चीज को अच्छे से समझ लो तो ड्राइंग पढ़ना तुमको भी आ जाएगा। अभी एमसीसी पैनल कैसे काम करता है ये पूरा स्टोरी एक ड्राइंग बता देता है। सो इस डिस्कशन में हम लोग टोटली फिजिकली रिलेट करके देखेंगे एक एमसीसी पैनल कैसे काम कर रहा है और ड्राइंग का एक एक हिस्सा क्या बताने का कोशिश करता है। जब सब कुछ समझ में आ जाएगा ना, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा तुम संभाल लोगे। इस वीडियो के एंड में हम लोग दो प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे मोटर ट्रिप कर गया लेकिन ओवरलोड नहीं आया। सो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है तुम खुद से डिसाइड करोगे, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और रेक्टिफाई भी करोगे। और सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे, मान लो एमसीसी में ऑन फीडबैक आ रहा है लेकिन डीसीएस में ऑन फीडबैक नहीं आ रहा है, तो ये इस अजीब टाइप का प्रॉब्लम क्यों हो सकता है, ये ट्रबल शूटिंग भी तुम ही करोगे। तो चलो कहानी शुरू किया जाए। सब ड्राइंग का तीन मेन पार्ट है, एक है पावर सर्किट, दूसरा कंट्रोल सर्किट। अब कंट्रोल सर्किट में दो हिस्से में तुम इस चीज कंट्रोल सर्किट को डिवाइड कर सकते हो, एक साइड में इंडिकेशन सर्किट और एक साइड में ऑन ऑफ सर्किट। और एकदम राइट साइड में देखो ये है टीवी डिटेल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टीवी में ही वोल्टेज मेजर करके कोई भी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकते हो। चलो वन बाय वन समझते हैं। पहले देखते हैं पावर सर्किट कैसे काम करता है। ये सर्किट एक्चुअली दिखाता है मोटर तक पावर कैसे पहुंच रहा है। यहाँ पे RYB ये है मेन बस, इस मॉड्यूल के साथ भी देख लो, इसके अंदर तीन बस होता है RYB और यहीं से एक ड्रॉ आउट मैकेनिज्म के थ्रू ये आ गया यहाँ पे, मतलब ये तीनों जो तार है यहाँ तक पावर आ गया। ये ड्रॉ आउट मैकेनिज्म को थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। तो अब पावर कहाँ तक आ गया, इस आइसोलेटर में आ गया। यहाँ पे देखो Q जो है ना ये आइसोलेटर को ही डिनोट कर रहा है। अब आइसोलेटर को ऑन करोगे तो पावर कहाँ आ गया, F1 F2 F3 फ्यूज पे, तो ये आइसोलेटर से पावर आ गया फ्यूज में। फिर इस ड्राइंग में आ जाओ, फ्यूज से पावर कहाँ गया 42 एक्चुअली है मेन कॉन्डक्टर। ये देखो फ्यूज से पावर गया मेन कॉन्डक्टर में। अब मेन कॉन्डक्टर कनेक्टेड है 49 मतलब ओवरलोड रिले से। मेन कॉन्डक्टर और ओवरलोड रिले एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ओवरलोड रिले से सीधा पावर चला जाता है मोटर में। अब यहाँ पे ओवरलोड रिले से डायरेक्ट पावर चला गया मोटर में। एक ड्राइंग में सबसे आसान होता है पावर सर्किट को समझना, क्योंकि मॉड्यूल में तुम इसको अच्छे से देख सकते हो, ट्रेस कर सकते हो कहाँ से कहाँ पावर गया, किस तरीके से कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें मोटा मोटा तार यूज होता है। लेकिन जब कंट्रोल सर्किट को समझोगे तब वायरिंग देख को समझना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इतना जगह पे लूपिंग बना हुआ रहता है। सो एक एक तार पकड़ के तुम ट्रेस करोगे वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग कंट्रोल सर्किट डिस्कस करने से पहले ये चार मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पे देखो ये जो ड्रॉ आउट वाला सिस्टम मैं बोला था वो क्या है और किस लिए है, ये सब डिस्कस पहले कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ स्विच है, कुछ एनो है मतलब नॉर्मली ओपन है, कुछ नॉर्मली क्लोज्ड है। तो ये एक्चुअली प्रॉपर कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होना चाहिए कंट्रोल सर्किट समझने से पहले। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ नंबर है 11 12 13 14 15 16, ये सब एक्चुअली क्या डिनोट करता है, ये सब फेरुलिंग को डिनोट करता है। ये सब सुन के डरने का कुछ नहीं है, फेरुलिंग तुम खुद से करोगे। इस वीडियो के थ्रू ही तुमको ही पूछूंगा इसमें क्या फेरुल होना चाहिए, तुम बताओगे उसमें कौन सा फेरुल लगेगा। सो फेरुलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1D 2D 1D ये सब एक्चुअली क्या डिनोट करता है, ये ड्राइंग पढ़ने में सबसे ज़्यादा मददकारी एक एलिमेंट है। ड्राइंग समझने से पहले ये सब कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर होना चाहिए, तब तुम चुटकी में जस्ट ड्राइंग देखोगे और समझ में आ जाएगा ये ड्राइंग क्या बोलना चाह रहा है। चलो ये सब कॉन्सेप्ट क्विकली समझ के हम लोग कंट्रोल सर्किट समझेंगे।
कोई भी एमसीसी पैनल के अंदर देखोगे इतना सारा एलिमेंट होता है। तुम में से जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हो उनको तो पता ही होगा, जो पावर कंट्रोल सेंटर या इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स होता है, बोर्ड्स में एक खोखला पोर्शन रहता है जिसके अंदर ये मॉड्यूल डाला हुआ रहता है। अब ये बाहर वाला मॉड्यूल को ना हम लोग अंदर बाहर कर सकते हैं। मान लो इस मॉड्यूल के अंदर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो हमको काम करना है, इसके अंदर अगर डाला हुआ रहे तो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस मॉड्यूल को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, काम करके वापस इसके अंदर डाल देंगे। सभी मॉड्यूल के नीचे एक रैक इन रैक आउट रॉड रहता है जिसके थ्रू हम लोग मॉड्यूल को अंदर बाहर कर सकते हैं। मॉड्यूल को निकालने से पावर सर्किट का इतना एलिमेंट टोटली अलग हो गया और अंदर डालोगे तो ये सर्किट कंप्लीट होता है। बस यही है ड्रॉ आउट मैकेनिज्म। समझ गए? चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है हम लोग का एनओएनसी कॉन्सेप्ट। एक पुश बटन के मदद से हम लोग समझेंगे एनओएनसी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। अब एनओएनसी का मतलब क्या है? नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। ये नॉर्मली टर्म का एक्चुअली मतलब क्या है समझते हो? देखो, इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। हम लोग देखोगे दुनिया में दो टाइप का लोगों को मिलते हैं। एक नॉर्मली बहुत ही बिंदास टाइप के लोग, हमेशा खुशमिजाज दिखते हैं, और कुछ लोग ऐसा मुंह बना के चलते हैं जैसे उनका नानी मर गया हो, हमेशा दुखी रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये नॉर्मली खुश दिखते हैं, ये नॉर्मली दुखी दिखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं, इसको तुम कुछ भी गाली दो उसमें भी खुश रहेगा, उल्टा गाली पड़ जाएगा तुमको भी। और ये भाई साहब भी कभी कभी मुस्कुराते हैं, चुटकुला सुनाओ तो हंस देते हैं। लेकिन इनका नॉर्मल स्टेट है हंसी खुशी रहना, इनका नॉर्मल स्टेट है दुखी रहना। इसको अगर तुम गुस्सा नहीं दिला रहे हो तो ये गुस्सा नहीं होगा, और इसको तुम अगर नहीं हंसा रहे हो तो ये नहीं हंसेगा। सिमिलर लॉजिक है नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विच में। अगर तुम बाहर से कुछ कर नहीं रहे हो, बाहर से तुम फोर्स नहीं कर रहे हो उस स्विच का स्टेट को चेंज होने के लिए, तब तक एक एनो स्विच ओपन ही रहेगा और एक नॉर्मली क्लोज स्विच एनसी स्विच क्लोज ही रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, ये एक पुश बटन है, इस पुश बटन के अंदर एक स्प्रिंग है जो इस पुश बटन को बाहर की तरफ पुश कर रहा है। तो अब देखो, ये जो 1 और 2 नंबर कॉन्टैक्ट है, इसमें देखो ये रॉड अंदर से कनेक्टेड है, तो ये हो गया क्लोज पोजीशन। और यहाँ पे देखो 3 और 4 नंबर के बीच में जो डंडा है ग्रीन कलर का वो ओपन है। सो अभी ये पुश बटन में हम लोग बाहर से कुछ नहीं कर रहे, ये पुश बटन का नॉर्मल स्टेट है। तो अब बताओ 1 और 2 ये किस टाइप का स्विच है? ये है एनसी, और 3 और 4 एनो। अब जब तक तुम यहाँ पे आके प्रेशर नहीं दोगे ये कॉन्टैक्ट नीचे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग तो इसको बाहर की तरफ धकेल ही रहा है। लेकिन अब तुम इसको प्रेस करो। अब प्रेस करने से क्या हुआ देखो, जो एनो स्विच था मेरा वो क्लोज हो गया, और जो एनसी स्विच था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया, मतलब ओपन हो गया। ये कॉन्सेप्ट लगाओ इस ड्राइंग में। देखो 95 और 96 किस टाइप का स्विच है? एनसी स्विच। 97 98 ये है एनो। अब जब मोटर ओवरलोड में ट्रिप करेगा तब ये स्विच का पोजीशन चेंज हो जाएगा, मतलब 95 96 ओपन हो जाएगा, 97 98 क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब तक ओवरलोड ना आए इसका स्टेटस क्लोज रहेगा और इसका ओपन। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। एमसीसी मॉड्यूल में फॉल्ट ढूंढने के लिए सबसे ज़्यादा काम आता है फेरुल। अब ये फेरुल है क्या? मॉड्यूल में देखोगे ऐसा ऐसा येलो कलर का कुछ कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है। फेरुल एक्चुअली पीवीसी ट्यूब से बना हुआ रहता है, और उस ट्यूब में 1 2 3 ऐसे नंबर्स लिखा हुआ रहता है। उसको हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से केबल में डाल लेते हैं। ये सब डालने के पीछे रीज़न क्या है? इसके डालने के पीछे रीज़न है कोई भी तार को आइडेंटिफाई करना। तार का पहचान करने के लिए दोनों एंड पे हम लोग फेरुल लगाते हैं। अब तुमको लग सकता है ये फेरुल लगाने का क्या मतलब, ये सब लगा के मेरा क्या फ़ायदा? चलो फ़ायदा समझाता हूँ। मान लो ये है 3 तार जिसका नाम 1 2 3 मैं दिया हूँ। तो अब बताओ कौन सा तार कहाँ पे जाके उठा है? इस बीच वाले जोन पे तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कौन सा तार कैसे गया हुआ है। अभी के लिए मान लेते हैं इसका भी नोमेनक्लेचर सेम ही है, ये 1 2 3। एक्चुअली क्या होता है ना, जब सर्किट का कंट्रोल वायरिंग किया जाता है तार ऐसे इधर उधर घुमा के लिया जाता है, तुमको पता ही नहीं चलेगा एक तार का दूसरा एंड जाके कहाँ पे उठा है। यहाँ पे हम लोग जस्ट 3 वायर का एग्जाम्पल लिए थे, उसी में हम लोग धोखा खा गए। 50-60 ठो तार जब एक साथ इधर उधर लूपिंग होके जाएगा तब उसका पता करना और मुश्किल हो जाएगा। ये सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए छोटा छोटा ट्यूब डाल दो, उसमें नाम लिखा रहेगा,
और उस नंबर से हम लोग पहचान लेंगे कौन सा तार कहाँ पे जाके उठा है। अब इसके अंदर हम लोग को दिखे ना दिखे, हम लोग को पता चल जाएगा ये जो 2 नंबर फेरुल यहाँ पे है, ये तार यहाँ पे आके उठा है। अब तुमको एक टास्क दिया गया, इस सर्किट में तुमको फेरोलिंग करना है। सो तुमको ये सब फेरुल्स दे दिए। फेरुलिंग करते समय सीक्वेंस मेंटेन करने का थोड़ा ट्राई करना, मतलब एक यूज करोगे उसके बाद 2 यूज करना, 3 यूज करना, ऐसे सीक्वेंस मेंटेन करने का ट्राई करना। तो बिगिनिंग में यहाँ पे क्या डालेंगे 1, तो यहाँ पे भी 1 आ गया क्योंकि ये तो सेम तार है। अब स्विच के बाद ये नंबर चेंज होगा। उसके पहले न्यूट्रल वाला फेरुल डाल लेते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, ये तो सेम तार ही जा रहा है तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब देखो ये स्विच के बाद यहाँ पे क्या डालेंगे, 2 तो यूज हो गया था तो 3 डालेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सेम तार ही आ रहा है तो ये 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तो 3 यूज हो चुका था, अब यहाँ पे कौन सा फेरुल नंबर तुम यूज करोगे। देखो इसके बीच में ना कोई स्विच है ना कोई एलिमेंट है, तो ये सेम तार कोई लूप किया है दोनों जगह पे, तो दोनों जगह पे सेम ही फेरुल यूज होगा। अगर इसके बीच में कुछ स्विच आ जाता तो ये सेम फेरुल नहीं होता। जैसे इस पोर्शन में तुमको देखने को मिलेगा, यहाँ तक 3 आया था, अब एक स्विच आया तो सर्किट ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे फेरुल होगा 4। देखिए फेरुलिंग कितना आसान है। अब लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग कंट्रोल सर्किट समझेंगे और देखो कि कंट्रोल सर्किट समझना एकदम आसान है। अब चलो समझा जाए ग्रिड लोकेशन। ड्राइंग समझने के लिए देखो यहाँ पे जो 1D लिखा हुआ है, ये एनो कॉन्टैक्ट कहाँ पे यूज किया है उसका पता बता रहा है। ड्राइंग में ये सब एड्रेस डिसाइड होता है ग्रिड लोकेशन के ऊपर। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और इधर ABCD ऐसे लिखा हुआ है ना, टोटल ड्राइंग को ऐसे ग्रिड में डिवाइड किया गया है। सो इस ग्रिड का एड्रेस क्या होगा 1 एंड यहाँ पे है A, तो इसका हो गया 1A। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये 6 हो गया, ये D हो गया, ये हो गया 6D। अब तुम बताओ ये जो ग्रिड का लोकेशन है इसका लोकेशन क्या होगा। इधर हो गया 5 एंड इधर B, सो ये हो गया 5B। सो इस तरीके से ड्राइंग डिजाइनर ट्राई करता है हम लोगों को हेल्प करने का, लेकिन हम लोग तो है ही बुड़बक। ये सब देख के लगता है भाई क्या कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाया है। तो यहाँ पे जो एनो स्विच है, एनो कॉन्टैक्ट है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1D। 1D कहाँ पे है, ये 1 हो गया, ये D हो गया, ये देखो Q का 1 और 2 नंबर कॉन्टैक्ट यहाँ पे यूज किया हुआ है। और एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे देखो ये जो एनो कॉन्टैक्ट है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 42 3A। 3A लोकेशन कहाँ हो गया, ये 3 इधर A, तो ये हो गया 3A। देखो 42 का कितना नंबर कॉन्टैक्ट 3 और 4, 42 का 3 और 4 ये कहाँ पे है 3A में, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस स्विच के बगल में भी इसका एड्रेस लिख देगा। यहाँ पे ये ड्राइंग देख के हमको पता चल जाएगा 3 और 4 नंबर कॉन्टैक्ट 2D लोकेशन पे यूज हुआ है, तो तुरंत मैं चला जाऊंगा 2D लोकेशन पे। सो इस तरीके से क्रॉस रेफरेंसिंग किया जाता है एक ड्राइंग में, जिससे ड्राइंग पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। लोगों को इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से एक्चुअली डर लगता है क्योंकि ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। मैं सब कुछ डिस्कस करने का ट्राई किया हूँ सो दैट कुछ भी डाउट ना रहे। सो कंट्रोल सर्किट में जाने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं एक MCC पैनल का क्या क्या काम है। इस मोटर को हम लोग 3 जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक इस MCC पैनल के थ्रू, एक इस लोकल पैनल में, और एक तो DCS में जो कंट्रोल रूम में बैठ के लोग ऑन ऑफ स्टार्ट स्टॉप करते हैं। ये तीनों जगह से हम लोग इस मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है मोटर का हेल्थ के ऊपर नज़र रखना, मोटर डैमेज नहीं होना चाहिए। सो मोटर का सेफ्टी के बारे में भी हम लोगों को ध्यान रखना है, और इसी पर्पस के लिए लगा हुआ रहता है ओवरलोड रिले। तो अब हम लोग समझेंगे इस मॉड्यूल के मदद से कैसे तीनों जगह से स्टार्ट स्टॉप ये ओवरलोड के थ्रू मोटर का सेफ्टी प्रोवाइड करना पॉसिबल हो रहा है। और ये समझने के लिए हम लोगों को चाहिए इसका ड्राइंग। तो ड्राइंग में देखो जितना यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट है सब डी एनर्जाइज स्टेट में है। डी एनर्जाइज स्टेट से क्या मतलब, जैसे यहाँ पे ये आइसोलेटर ओपन है, यहाँ पे ये कॉन्टैक्टर ओपन है, यहाँ पे जो NONC स्विच है ये भी नॉर्मल स्टेट पे है। सो ड्राइंग में दिखाया गया है यहाँ पे आइसोलेटर ओपन है, तो यहाँ से मेन बस से पावर आया यहाँ तक। अब जब मैं इस आइसोलेटर को ऑन करूँगा तब इस फ्यूज के मदद से पावर आ गया इस कॉन्टैक्टर के ऊपर तक। अब ये 42 नंबर पावर कॉन्टैक्टर को डिनोट करता है। सो मोटर तक पावर पहुंचाने के लिए
ये मेन कॉन्टैक्टर मेरा क्लोज होना चाहिए। अब ये क्लोज कैसे होगा, इसके लिए मुझे कंट्रोल सर्किट में जाना है। अब कंट्रोल सर्किट में जाना तो है, लेकिन कहाँ पे जाएंगे इतना बड़ा ड्राइंग में? उसके लिए यहाँ पे ग्रिड लोकेशन दिया हुआ है 3A। अब ढूंढो 3 कहाँ पे है। ये हो गया 3, ये हो गया ये तो मिल गया मुझे 42। तो अब तक इस MCC पैनल के अंदर बस से लेके पावर आ गया इस कॉन्टैक्टर तक। अब इस कॉन्टैक्टर का कॉइल को एनर्जाइज करना है और यही कॉन्टैक्टर का कॉइल है 42। कंट्रोल सर्किट में पावर पहुंचाने के लिए सिंगल फेज यूज होता है। यहाँ पे फेज और न्यूट्रल जो है ना, एक कोई भी फेज यहाँ से ले लेता है और न्यूट्रल तो अवेलेबल है ही, तो यहाँ से लेके पावर इस कंट्रोल सर्किट में चला गया एक न्यूट्रल लिंक और कंट्रोल फ्यूज के मदद से। सो ये कनेक्ट हो गया न्यूट्रल और यहाँ से आ गया फेज। CF मतलब कंट्रोल फ्यूज। इस कंट्रोल फ्यूज से पावर आके यहाँ पे देखो कुछ डॉट डॉट का साइन है, उसके बाद एक NC कॉन्टैक्ट है। इस डॉट डॉट साइन का मतलब है इस कंट्रोल फ्यूज के बाद ये तार चला गया MCC से बाहर, कहीं बाहर किसी जगह पे एक NC स्विच से कनेक्ट है। वो NC स्विच क्या है? LOPB। इसका मतलब है लॉकआउट पुश बटन। ये है मेरा लोकल कंट्रोल पैनल और यही है लॉकआउट PB। जो डॉट डॉट साइन का मैं मतलब बताया था ना, इस MCC पैनल में ये तार निकल के आ गया इस कंट्रोल पैनल तक और वो लॉकआउट PB का NC कॉन्टैक्ट है इस पैनल के अंदर। तो इस NC कॉन्टैक्ट के मदद से पावर यहां तक पहुंच गया। इस ड्राइंग का इतना पोर्शन है इंडिकेशन सर्किट और ये है मोटर स्पेसिटर। ये दोनों टॉपिक को अभी हम लोग टच नहीं करेंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ड्राइंग पढ़ते समय हर एक चीज का मतलब समझते हुए आगे बढ़ना। यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट लगाने का क्या जरूरत था? इस मोटर को ऑन ऑफ हम लोग 3 जगह से कर सकते हैं, लोकल पैनल से, MCC से या कंट्रोल रूम से। तो ये 3 अलग लोकेशन हो गया। अब मान लो कोई वर्कर काम कर रहा था मोटर के नजदीक में, वो देखा मोटर में कुछ प्रॉब्लम है, मोटर से धुआं निकल रहा है, सो तुरंत मोटर को ऑफ करना चाहिए। सो यहाँ पे आके स्टॉप बटन दबा देगा। अब अगर कंट्रोल रूम से फिर इस मोटर को ऑन कमांड यहाँ से दे देता है तो मोटर तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी मोटर से धुआं निकल रहा था और इस कंडीशन में अगर फिर से चला दोगे मोटर तो जल जाएगा। इसीलिए ऐसा कुछ लॉजिक बनाना पड़ेगा, जब यहां से स्टॉप बटन, लॉकआउट पुश बटन दबा हुआ रहेगा तब कहीं से भी हम स्टार्ट कमांड देंगे ना, मोटर स्टार्ट नहीं लेना चाहिए। इसीलिए यहां पे ये कॉन्टैक्ट को यूज किया है। समझ में आ गया? नॉर्मली तो ये क्लोज रहेगा, लेकिन अगर कोई इस बटन को प्रेस कर दिया तो पावर ब्रेक हो जाएगा और यहां तक पावर पहुंचने का कोई सवाल है ही नहीं। अगर इस कॉन्टैक्टर क्लोज ही नहीं होगा तो मोटर तक पावर कैसे पहुंचेगा? समझ गए लॉकआउट पुश बटन यूज करने का क्या मतलब था? सो ये 2 टॉपिक पे बाद में आ रहे हैं, पहले हम लोग मोटर चला लेते हैं। यहां तक पावर है तो ये 2 NC कॉन्टैक्ट है। NC कॉन्टैक्ट में पावर यहां तक पहुंच गया, ये है NO कॉन्टैक्ट। अब देखो यहां पे पाथ ब्रेक हो गया। K1 जब एनर्जाइज होगा तो ये पाथ मेक होगा, तो मुझे K1 कॉन्टैक्ट ढूंढना है। K1 कॉन्टैक्ट कहां मिलेगा? 2A पे। 2A ग्रिड लोकेशन देखो, ये हो गया 2A है नीचे, जस्ट ये मिल गया मुझे K1। K1 अभी किस कंडीशन में है देखो, ये ओवरलोड रिले का एक NC कॉन्टैक्ट यूज किया है। अब ये ओवरलोड का NC कॉन्टैक्ट है तो यहां तक कॉइल में पावर पहुंच गया। एनर्जाइज होते ही ये NO कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया, सो पावर आ गया यहां तक। अब ये देखो फ्यूचर इंटरलॉक करके किसी किसी ड्राइंग में लिखा रहता है, अगर तुमको जरूरत पड़े यहाँ पे NO या NC कॉन्टैक्ट तुम यूज कर सकते हो। क्या होता है ना, मान लो मूवी देखने जाना है तो एक दोस्त कह रहा है मेरा वो वाला दोस्त चलेगा तभी मैं चलूंगा। सो इस टाइप का अगर कुछ कंडीशन हो कि कोई एक मोटर चलने के बाद ही ये मोटर चलना चाहिए, तो अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ जरूरत पड़े तो यहाँ से इस पाथ को ब्रेक करके उस मोटर का ऑन कॉन्टैक्ट यहाँ पे हम लोग दे देंगे, जिससे इंटरलॉकिंग हो जाएगा। जो भी है अभी के लिए तो पाथ क्लोज है, तो पावर मुझे मिल गया यहां तक। इसके बाद है एक सिलेक्टर स्विच, लोकल, MCC एंड रिमोट। चलो फिर से MCC मॉड्यूल के अंदर चलते हैं। MCC मॉड्यूल के अंदर एक लोकल, रिमोट, UCD एक सिलेक्टर स्विच रहता है। इस स्विच के मदद से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं कहां से मुझे मोटर ऑन करना है। अगर सिलेक्शन MCC में है तो इस पैनल से मैं इस मोटर को ऑन ऑफ कर सकता हूं, अगर लोकल में है तो यहां से मैं इस मोटर को ऑन ऑफ कर सकता हूं। मैक्सिमम टाइम मुझे इस मोटर को कंट्रोल करना है कंट्रोल रूम से, तो इसीलिए इस सिलेक्शन स्विच को UCD या रिमोट में हम लोग रखते हैं। UCD का मतलब यूनिट कंट्रोल डेस्क। अभी रिमोट पाथ सिलेक्टेड है तो यहां से पावर यहां तक पहुंच गया। अब यहां पे क्या है, एक NO कॉन्टैक्ट है और ये कॉन्टैक्ट है किस चीज का? रिमोट स्टार्ट।
जब कंट्रोल रूम से यहाँ पे स्टार्ट कमांड दोगे, स्टार्ट बटन दबाओगे, तो ये एनो कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, तो पावर यहाँ से आके 42 का कॉइल तक पहुंच गया। यहाँ पे एक समस्या है, एक एनो कॉन्टैक्ट को दबाने से ये पाथ क्लोज तो हुआ था, लेकिन जैसे ही तुम छोड़ोगे वो वापस एनो बन जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। ओपन होने से यहाँ पे पाथ ब्रेक हो गया, सो 42 का कॉइल फिर से डी एनर्जाइज्ड हो गया। अब क्या किया जाए, इसीलिए डिजाइनर क्या करता है, एक होल्डिंग पाथ का कॉन्सेप्ट लाया। रिमोट स्टार्ट दबा के तुम जब छोड़ दोगे तो ये पाथ तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इसका पैरेलल में देखो और एक पाथ है जो इस पाथ को होल्ड करके रखेगा। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे ही तुम रिमोट स्टार्ट दबाए पावर यहाँ तक पहुंचा, के साथ साथ ये वाला कॉइल भी तो एनर्जाइज हो रहा है क्योंकि एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। सो अब 42x का कॉइल एनर्जाइज होने से ये वाला एनो कॉन्टैक्ट भी क्लोज हो गया। अब रिमोट स्टार्ट दबाना बंद करने के बाद भी इस पाथ से ये कॉइल एनर्जाइज ही रहेगा। तो 42 का कॉइल एनर्जाइज होते ही क्या होगा, यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर था ये वाला, ये तो ऑन हो गया और सीधा पावर चला गया ओवरलोड रिले के थ्रू मोटर में। सो इस तरीके से रिमोट स्टार्ट दबाने से मोटर ऑन होता है। सो रिमोट से ऑपरेशन तो समझ में आ गया। अब लोकल और एमसीसी से कैसे इस मोटर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं देखते हैं। पहले लोकल वाला समझते हैं। तो सिलेक्टर स्विच को घुमा दो लोकल में सिलेक्टर स्विच घुमाते ही पावर पहुंच गया यहाँ तक। अब लोकल वाला स्टार्ट बटन तुम दबाओगे तो यहाँ से पावर आ गया यहाँ तक। 42 के साथ साथ 42x भी एनर्जाइज हो गया। जैसे ही तुम लोकल स्टार्ट छोड़ोगे ये होल्डिंग पाथ अपना काम करना शुरू कर देगा। बस सिमिलर लॉजिक है एमसीसी के लिए भी। एमसीसी से भी हम लोग इस मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही एमसीसी स्टार्ट दबाएंगे 42 का कॉइल तक पहुंच गया, उसके साथ साथ 42x में पहुंच गया। एमसीसी स्टार्ट वाला तो हम लोग छोड़ देंगे दबाना, तब दबाने छोड़ने के बाद ये होल्डिंग पाथ से पावर आ गया 42x में। सो मोटर चलने लगा। सो समझ गए किस तरीके से इस तीनों पाथ से मोटर ऑन हो रहा है। अब आते हैं इंडिकेशन सर्किट में। मोटर चल तो गया, लेकिन मोटर चल रहा है, ऑपरेटर को पता कैसे चलेगा भाई। सो इंडिकेशन का जरूरत है। ये है ऑन इंडिकेशन लैंप। देखते हैं ऑन इंडिकेशन लैंप कब ऑन होगा। यहाँ पे देखो 42 का एक एनो कॉन्टैक्ट यूज किया है। 42 कहाँ है, 3A में। 3A 42 का कितना नंबर कॉन्टैक्ट, 3 और 4 नंबर कॉन्टैक्ट यूज किया है। तो अभी मेरा मॉड्यूल का क्या कंडीशन है, एमसीसी से ऑन है। एमसीसी से ऑन होने से 42 एनर्जाइज्ड है। सो 42 एनर्जाइज होने के वजह से 3 से 4 तक पावर आके यहाँ तक पहुंच गया और ऑन इंडिकेशन लैंप ग्लो कर गया। इस तरीके से मॉड्यूल में ऑन इंडिकेशन आ गया। अब इस मोटर को ऑफ करते हैं, देखते हैं ऑफ इंडिकेशन किस तरीके से आ रहा है। इस मोटर को ऑफ करने के लिए हम लोग एमसीसी पैनल में स्टॉप बटन को दबाते हैं। एमसीसी स्टॉप दबाने से क्या हुआ, यहाँ पे जो एमसीसी स्टॉप का एनसी कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो गया। इससे इस कॉइल में पावर जाना बंद हो गया और जैसे ही 42 का कॉइल डी एनर्जाइज हुआ, इस मोटर में पावर जाना भी बंद हो गया क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ही ओपन हो गया है। अब इसके साथ साथ ऑन इंडिकेशन बंद होके ऑफ इंडिकेशन आने लगा। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन है 42 जैसे ही डी एनर्जाइज हुआ ये तो ब्रेक कर गया पाथ, एनो कॉन्टैक्ट है। और यहाँ पे देखो 42x का एक एनसी कॉन्टैक्ट यूज किया है और एमसीसी स्टॉप दबाने से 42x दोनों में पावर जाना बंद हो गया है, ये भी डी एनर्जाइज्ड है। तो यहाँ से पावर आके सीधा चलाया ऑफ में, जिससे ऑफ इंडिकेशन आ गया। अब चलो ट्रिप इंडिकेशन भी देख लेते हैं। मान लो मोटर अच्छा खासा चल रहा था, चलते चलते मोटर में जैमिंग हो गया और मोटर ओवरलोड रिले एक्ट कर गया। मोटर ओवरलोड रिले को पता चल गया मोटर में जैमिंग हुआ है, मोटर को प्रोटेक्ट करना है, तो इसीलिए मोटर ओवरलोड रिले इस पावर कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ कर दिया। अब इस ड्राइंग की मदद से समझो ये मोटर ऑफ कैसे हुआ। ये है मेरा ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले का ये दो कॉन्टैक्ट है। इस कॉन्टैक्ट को कहाँ यूज किया है, 2D है यहाँ पे। ये तो एनसी कॉन्टैक्ट है। जैसे ही ओवरलोड आया ये एक्ट कर गया, मतलब नॉर्मल जो स्टेट था उससे दूसरा स्टेट में चला जाएगा। ये नॉर्मली क्या था, ये नॉर्मली क्लोज था, ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाते ही K1 डी एनर्जाइज्ड हो गया। K1 डी एनर्जाइज्ड होते ही यहाँ पे जो सर्किट से पावर जा रहा था ये भी ब्रेक हो गया। तो 42 कैसे एनर्जाइज रहेगा, अब 42 भी डी एनर्जाइज्ड हो गया, जिसके कारण मोटर ट्रिप किया था। समझे, ऐसे ही मोटर ओवरलोड रिले इस मोटर को डैमेज होने से बचाया। अब ट्रिप इंडिकेशन को भी देख लेते हैं कैसे ट्रिप इंडिकेशन आएगा। जैसे ही K1 डी एनर्जाइज्ड हुआ, यहाँ पे कौन सा कॉन्टैक्ट यूज किया है, एनसी कॉन्टैक्ट। सो पावर यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया और ये लैंप ग्लो करने लगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक ड्राइंग को पढ़ना चाहिए।
अब तक का डिस्कशन में हम इंडिकेशन सर्किट और ऑन ऑफ कंट्रोल सर्किट दोनों समझ गए। अब बचा है मोटर स्पेस हीटर। मोटर स्पेस हीटर का एक्चुअली यूज क्या है, जब मोटर नहीं चलता है तब एक हीटर के मदद से एक हीटिंग प्रोवाइड किया जाता है सो दैट मॉइस्चर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। मॉइस्चर आ जाएगा, क्या दिक्कत होगा, मॉइस्चर आने से आयर वैल्यू कम हो जाएगा, आयर वैल्यू कम होने से मोटर जल सकता है। स्पेस हीटर यूज करने का जो मेन फंडा है, जब मोटर ऑफ हो तब स्पेस हीटर ऑन होना चाहिए और जैसे ही मोटर ऑन हो स्पेस हीटर बंद हो जाना चाहिए। वरना क्या होगा, थोड़ा सोच के देखो, मोटर चलते समय ऐसे ही गर्म होता है, उसके बाद अगर स्पेस हीटर भी ऑन रखोगे मोटर तो ऐसे ही जला दोगे। ध्यान रहे, मोटर जब ऑन होगा तब स्पेस हीटर ऑफ हो जाना चाहिए। इसलिए आप स्पेस हीटर वाला सर्किट देखो, स्पेस हीटर वाला सर्किट में देखो 42 का एक एनसी कॉन्टैक्ट को यूज किया है। 42 का एनसी कॉन्टैक्ट मतलब जब इस कॉइल में वोल्टेज नहीं आ रहा है, जब मोटर ऑफ है, मोटर जब ऑफ है यहां से पावर आ गया मोटर स्पेस हीटर में, इससे मोटर गर्म रहेगा। मॉइस्चर मोटर को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। मोटर स्पेस हीटर ऑन था। अब मान लो हम लोग मोटर को ऑन कर देते हैं। मोटर ऑन करते ही क्या होगा, 42 एनर्जाइज्ड हो जाएगा। 42 एनर्जाइज होने से यहाँ पे जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। स्पेस हीटर में करंट जाना बंद। फिर मोटर ऑफ होते ही स्पेस हीटर चालू। अब इस ड्राइंग का एक छोटा सा हिस्सा ही बचा हुआ है, ये टीवी डिटेल्स। ये एमसीसी और डीसीएस कंट्रोल पैनल, ये दोनों तो अलग अलग जगह पे होता है। तो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पे भेजोगे कैसे? इस टर्मिनल बॉक्स के थ्रू एक कनेक्शन बना रहता है डीसीएस में, जिससे एक मोटर का हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में ऑपरेटर को पता रहता है। चलो वन बाय वन समझते हैं। एमसीसी अवेलेबल, मान लो कोई ये आइसोलेटर ही ऑफ कर दिया, तब अगर डीसीएस स्टार्ट कमांड दबाओगे तो क्या मोटर ऑन हो पाएगा? मोटर ऑन ही नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन ऑपरेटर या इंजीनियर को पता होना चाहिए। इस आइसोलेटर का एक कॉन्टैक्ट यूज किया है यहाँ पे, टू डीसीएस एमसीसी अवेलेबल। डीसीएस के लिए इंफॉर्मेशन भेजा गया है। जैसे ही आइसोलेटर को ऑन ऑफ करोगे इस कॉन्टैक्ट के मदद से यहाँ पे ऑपरेटर को पता चल जाएगा मेरा एमसीसी अवेलेबल है कि नहीं। अब आते हैं मोटर ऑन इंडिकेशन पे। मोटर ऑन के लिए देखो 42 का जैसे यहाँ पे पैनल पे ऑन इंडिकेशन यूज किया था, वही सेम कॉन्टैक्ट यहाँ पे भी यूज किया है। मोटर जैसे ही ऑन ऑफ होगा 42 का स्टेट चेंज होगा। 42 से हम लोगों को पता चल जाएगा डीसीएस में मोटर कब ऑन है कब ऑफ है। ऑन के लिए एनो कॉन्टैक्ट यूज किया है, ऑफ के लिए एनसी कॉन्टैक्ट। अब मोटर लॉकआउट रिले ऑपरेटेड या मोटर ओवरलोड रिले ऑपरेटेड, इसके लिए K1 से हम लोग ट्रिप का जो इंडिकेशन दिए थे सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। K1 का 1 और 2 नंबर पॉइंट कनेक्टेड है टीबी का 7 और 8 के साथ, और टीबी 7-8 से इंफॉर्मेशन चला गया डीसीएस में। ये चारों था जो इंफॉर्मेशन एमसीसी से कंप्यूटर में जा रहा है। अब एमसीसी को भी तो इंफॉर्मेशन चाहिए, कब मुझे ऑन करना है कब ऑफ करना है। इसके लिए देखो 9, 10, 11 ये 3 पॉइंट यूज किया है डीसीएस ऑन एंड ऑफ कमांड। 9 और 10 वाला एनो कॉन्टैक्ट है जो रिमोट स्टार्ट के लिए यूज किया है, और 10 और 11 रिमोट स्टॉप के लिए। तो ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुमको निकालना है। 2 बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। मान लो मोटर ट्रिप कर रहा है लेकिन मोटर में ओवरलोड रिले नहीं आ रहा है, और ये प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इस काम के लिए तुमको चाहिए एक मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के मदद से तुमको पहले एक जगह से शुरू करके पूरा वोल्टेज चेक करना है। पहले ये कंट्रोल फ्यूज का कंटिन्यूटी तुम देख लोगे, फ्यूज तो नहीं जला हुआ है। उसके बाद मल्टीमीटर का एक पॉइंट इस नीचे रखोगे और उसके बाद हर एक पॉइंट पे वोल्टेज मेजर करना है। यहाँ पे पहले वोल्टेज मेजर कर लिए, यहाँ पे वोल्टेज मेजर कर लिए, तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज कितना मिलना चाहिए? 240 वोल्ट। यहाँ पे भी 240 वोल्ट। तो ये भी एनसी कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे मुझे फुल वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पे भी फुल वोल्टेज मिलना चाहिए। हर एक पॉइंट में मैं वोल्टेज मेजर करूंगा। वोल्टेज मेजर करते करते देखूंगा एक्चुअली कहाँ पे जाके वोल्टेज मेरा ब्रेक हो रहा है। देखोगे किसी ना किसी जगह पे तुमको वोल्टेज मिलना बंद हो गया है। तुमको पता चल जाएगा उस कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम है। मान लो यहाँ पे वोल्टेज मुझे मिला लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब? इस रिमोट स्टॉप में कुछ प्रॉब्लम है, इस कॉन्टैक्ट को चेक करना है। समझ गए कैसे मल्टीमीटर के मदद से फॉल्ट आइडेंटिफाई करना है? जो जहाँ पे तुमको फॉल्ट मिले, हो सकता है स्प्रे यूज करने से उस कॉन्टैक्ट में जो रास्ट जमा हो गया होगा उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वरना हो सकता है दूसरा कॉन्टैक्ट कुछ यूज करना पड़े।
सो इस तरीके से ड्राइंग के मदद से फॉल्ट आइडेंटिफाई किया जाता है। चलो अब दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लो। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एमसीसी में ऑन फीडबैक आ रहा है लेकिन डीसीएस में ऑन फीडबैक नहीं आ रहा है। डीसीएस में मेरा ऑन फीडबैक आना चाहिए, दोनों एक साथ ही होना चाहिए क्योंकि दोनों सेम कॉन्टैक्ट को यूज किया है। 42 यहाँ पे भी देखो 42, लेकिन दोनों कॉन्टैक्ट अलग अलग है। यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे 1 और 2। एमसीसी वाला कॉन्टैक्ट तो ठीक है क्योंकि एमसीसी में मेरा फीडबैक आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है डीसीएस वाला कॉन्टैक्ट में। सो 1 और 2 जो कॉन्टैक्ट है उसको मुझे चेक करना है, वरना मुझे कोई स्पेयर कॉन्टैक्ट यूज करना पड़ेगा उसके जगह पे। आई होप ये वीडियो देखने के बाद ड्राइंग पढ़ने में तुमको आसानी होगा, और ये ड्राइंग जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर नाउ।